दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम देखेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया, किस तरीके से लॉ बनते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संसद से संबंधित या पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उन सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है, चाहे वो सरकारी विधेयक हो, गैर सरकारी विधेयक हो, मतदान हो सदन में किस तरीके से होता है किसी विधेयक को लेके, वो सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। संसद में विधायी प्रक्रिया किस तरीके से ये होती है। देखिए, विधायी प्रक्रिया के लिए संसद जो दोनों सदन है, दोनों सदनों में ये चीज संपन्न होती है, दोनों सदनों में ये काम होता है। अगर कोई विधेयक है तो चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हो या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन वो दोनों जगह से पारित होना आवश्यक होता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तभी जाके वो कानून बनता है। तो प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों से माध्यम से पारित होता है। कुछ चरण बताए गए हैं, उनको भी हम देखते हैं नीचे कि किन किन चरणों से होकर किसी विधेयक को गुजरना पड़ता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह के कौन कौन से, एक तो सरकारी विधेयक होता है और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। इन्हें क्रमशः सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा के विधेयक भी कहा जाता है। जो विधेयक मंत्री वगैरह प्रस्तुत करते हैं वो होते हैं सरकारी विधेयक, और जो अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो होते हैं गैर सरकारी विधेयक। या प्राइवेट कोई सदस्य प्रस्तुत करता है तो उसको क्या कहा जाता है, गैर सरकारी विधेयक। मैंने इसके बारे में पूरा पिछले वाले वीडियो में बताया है। यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं, किंतु उनमें से विभिन्न प्रकार का अंतर होता है, जैसा कि मैंने पिछले वाले उसमें आपको बताया हुआ है। सदन में प्रस्तुत विधेयक को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो भी मैटर है मैं लक्ष्मीकांत सर की बुक से ले रही हूँ, और जो लोग मुझसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, पीके एजुकेशन कोर के नाम से है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो देखते हैं साधारण विधेयक क्या है। वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंध विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में है कि जो वित्तीय विषयों के अलावा जो भी विधेयक होंगे वो किस में आएंगे, साधारण विधेयक में। धन विधेयक की अगर हम बात करें, जिसे मनी बिल कहते हैं, ये विधेयक वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में पूरा आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि धन विधेयक क्या क्या है। वित्त विधेयक की अगर बात करते हैं, ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, परंतु धन विधेयक किसी तरीके से थोड़े भिन्न होते हैं। हम पूरा देखेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या क्या डिफरेंस है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन में क्या होता है, ये विधेयक संविधान के उपबंधों, संविधान में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है उसके लिए विधेयक भी लाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में सभी चारों प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो बताई गई हैं। यह साधारण वित्त और एवं धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। अब देखते हैं साधारण विधेयक क्या है। देखिए, प्रत्येक साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व सदन के निम्न चरणों से 5 चरणों से उसे होकर गुजरना पड़ता है। मतलब कोई भी विधेयक जब कानून बनता है, जब प्रस्तुत किया जाता है, उसके क्या क्या प्रावधान है, और जब वो कानून बनता है तो वो कितने चरणों से होकर गुजरता है। तो देखते हैं प्रथम पाठन में क्या क्या कहा जाता है। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहाँ से इनको जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर ये चीज़ें लिखते रहें। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो इसे मंत्री प्रस्तुत कर सकता है या फिर कोई भी सदस्य से प्रस्तुत कर सकता है। जब कोई सदन सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। कोई भी विधेयक है अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो पहले बताना होगा सदन को कि भाई सदन में किसे, लोकसभा के स्पीकर को या सदन में उपस्थित सदस्यों को वो फिर इंफॉर्मेशन देंगे कि उसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो जो प्रस्तुत करता है या कोई सदस्य जिसने भी प्रस्तुत किया है
इस विधेयक को शीर्षक एवं उद्देश्य बताता है। भाई जब कोई विधेयक लाया गया तो उसके पीछे कारण होगा ना कोई, क्यों वो विधेयक पारित होना है। कोई भी विधेयक आप उठा लीजिए, चाहे 3 तलाक का हो या फिर राम मंदिर से संबंधित मुद्दा हो, कोई भी अगर विधेयक होता है तो वो कहाँ पहले बताना होगा ना उसका उद्देश्य क्या है। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है याद रखने वाली कि प्रथम पाठन जो होता है उसमें विधेयक पर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं होती है। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। लेकिन यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में अगर प्रकाशित हो जाता है तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। फिर विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन है। मतलब अगर आपको मोटी मोटी बात समझ में आई तो क्या है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका प्रस्तुतिकरण हो जाए सदन में और क्या हो जाए, उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब देखते हैं द्वितीय पाठन में क्या कहते हैं। द्वितीय पाठन में कहा जाता है इस चरण में विधेयक को न केवल सामान्य बिल बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसमें क्या है, इसमें बात कर रहे हैं कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। देखिए दूसरे विधेयक की बात कर रहे हैं, पहले में कोई चर्चा नहीं होती है, केवल प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरे में क्या है, अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जो द्वितीय पाठन होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है। ये वो पॉइंट्स हैं, कई बार स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, इसलिए पॉलिटी आसानी से समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन जब आप अंदर से सारी चीजें एक एक करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप भूलेंगे नहीं इसको, और समय समय पर रिवाइज करते रहिएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल उस चीज की एक छवि बन जाती है कि किस तरीके से विधेयक कानून बनता है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं जिनके नाम है साधारण बहस की अवस्था, समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्था। अब देखते हैं कि साधारण बहस की अवस्था क्या होती है। ये द्वितीय पाठन के अंदर ही है। तो इसमें क्या है, विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों को दे दी जाती है। जितने भी लोग सदस्य उपस्थित होते हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को भाई कोई विधेयक में क्या लिखा है कैसे पता होगा, कोई बता तो पाएगा नहीं पूरा। तो उसकी जो कॉपी होगी वो सभी सदन में उपस्थित लोगों को दे दी जाती है, और सामान्यतः विधेयक के सिद्धांत एवं उपबंध जो भी होते हैं उन पर चर्चा हो जाती है। लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। बात करी जा रही है, इसमें भी विचार विमर्श विस्तार से नहीं किया जाता है। इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई एक कदम उठा सकती है। अब कौन कौन से कदम उठा सकती है देखा जाए, इस पर तुरंत चर्चा कर सकती है या फिर इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत कर सकती है। ठीक है, इस सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी सौंपा जा सकता है। इसे जनता के विचार जानने के लिए भी सार्वजनिक किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट हैं। कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब विधेयक द्वितीय पाठन में जाता है उसके बाद क्या क्या प्रावधान है, तो संसद के जो 4 कदम है, 5 कदम वो कौन कौन से उठा सकती है। तो ये चारों कदम हमने डिस्कस कर लिए कि तुरंत चर्चा कर सकती है, समिति को सौंप सकती है, या फिर क्या संयुक्त बैठक में कर सकती है, या फिर उसे सार्वजनिक कर सकती है जनता से राय के लिए। अब देखते हैं कि प्रवर समिति काफी इंपॉर्टेंट है। आप हमें बताएंगे प्रवर समिति में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करिए वीडियो कैसा लगा आपको, इसमें और क्या कमियां हैं मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगी। उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया जाता है। सपोज करिए विधेयक लोकसभा में लाया गया या विधेयक राज्यसभा में लाया गया, तो कह रहे हैं उस सदन के सदस्य होते हैं। तो प्रवर समिति में कहाँ के सदस्य हो सकते हैं, या तो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के। संयुक्त समिति में दोनों के सदस्य होते हैं। अगर संयुक्त समिति की बात करी जा रही तो फिर दोनों के सदस्य हो जाएंगे। अब समिति की अवस्था देख लेते हैं। सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, एक एक पॉइंट या एक एक उसका सेक्शन अच्छे से देखती है।
लेकिन वह इसके मूल विषयों में परिवर्तन नहीं करती। समिति का काम क्या है? उसकी जांच पड़ताल करना, उसको समझना अच्छे से, उस पर विचार करना, लेकिन उसका जो मूल विषय है उसमें परिवर्तन वो नहीं कर सकती है। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस सदन को सौंप देती है। समिति ने देख लिया कि इसमें क्या क्या है, उसने समझ लिया, जो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं उसमें समिति में, वो उस पर चर्चा कर लेते हैं और वापस सदन को सौंप देते हैं। अब बात आती है विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा होती है, मतलब एक एक सेक्शन पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? मतदान कराया जाता है कि कौन इसके पक्ष में और कौन विपक्ष में। मैंने मतदान का पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो वे विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। सपोज करिए किसी को कोई सुधार की आवश्यकता लगी और उसने संशोधन प्रस्तुत किया, और अगर सर्वसम्मति से वो पारित हो जाते हैं तो फिर विधेयक का वो क्या बन जाएंगे? एक हिस्सा बन जाएंगे। अब बात आती है तृतीय पाठन की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाठन है। इस चरण में केवल बिल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। विधेयक अगर आया है तो उसमें यह स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार, केवल इस बात पर चर्चा होगी। तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। द्वितीय पाठन में संशोधन वगैरह सारा हो चुका है, अब इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं बताई गई। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। उसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। देखिए सीधी सी बात यह है, कोई विधेयक अगर राज्यसभा में लाया गया या लोकसभा में लाया गया, जहां पर भी लाया गया, तो पहले तो उसी सभा में उसे पास होना चाहिए। जब ये इस सभा में पास हो जाएगा तभी तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर दूसरे सदन में इस पर विचार विमर्श, यही सारी प्रक्रिया दूसरे सदन में भी करी जाती हैं। फिर जब वहां पर भी पारित हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो दोनों सदनों द्वारा, अगर देखा जाए, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में विधेयक को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न 4 विकल्प होते हैं। अब वो क्या कर सकता है? या तो जो विधेयक उसके पास भेजा गया है उसी रूप में उसे पारित कर दे, प्रथम सदन को भेज सकता है बिना किसी संशोधन के, जैसा आया वैसा भेज दिया। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। सपोज करिए लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, अब वापस से लग रहा है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में लगा कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो विचार के लिए भेज सकता है दोबारा के लिए। यह विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना करके उसे लंबित रख सकता है, अपने पास क्या कर लेगा? विधेयक को रख सकता है। लेकिन यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है तो या प्रथम सदन उन संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी ओर क्या है, यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधन को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है तो फिर क्या होगा? द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूपेण अस्वीकृत कर देता है, या फिर द्वितीय सदन 6 माह तक कोई भी कार्यवाही नहीं करता किसी भी बिना गतिरोध के, तो क्या होगा? इस तरह के गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला लेता है। जब भी कोई विधेयक में गतिरोध होता है दोनों सदनों के बीच, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में अगर किसी भी तरीके का गतिरोध है, विधेयक अगर पारित नहीं हो रहा है या फिर 6 महीने के लिए वो निलंबित कर लिया गया, आपने उसके पास ही रखा है, तो क्या करेगा? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करता है। यदि उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। जाहिर सी बात है, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों हैं यहाँ पर, और उसके बाद अगर सर्वसम्मति से ये पास हो जाता है बहुमत से, तो क्या होगा? ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होकर विधेयक बन जाएगा और ये पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति की अगर बात करें, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति दे दे या तो अपनी, या वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को क्या कर ले? अपने पास रोक सकता है, समय सीमा इसकी निर्धारित नहीं है। वह पुनः विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है कि दोबारा इस पर विचार किया जाए।
यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है, यही कहा जाता है कानून। किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन या फिर बिना संशोधन किए हुए राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ये पूरा का पूरा हमने राष्ट्रपति में जब पढ़ाया था तो मैंने सारा बताया था कि राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है संशोधन के लिए या पुनर्विचार के लिए, लेकिन अगर बिना संशोधन या बिना संशोधन के भी अगर विधेयक वापस आता है राष्ट्रपति के पास तो वो सहमति देने के लिए बाध्य है। ये आप बताएंगे ये प्रावधान कब लागू हुआ था। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। निलंबनकारी वीटो का किसने और कब प्रयोग किया था ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपको बताया कि विधेयक कितने चरणों से होकर गुजरता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।